हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम आधुनिक भारत अध्याय 21 यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत से संबंधित 20 अध्याय करा रखा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। चलिए, आज का पहला सवाल है, वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष आया था। बताना है कि वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष आया था। 1350, 1498, 1530 या फिर 1612। तो ध्यान रखिएगा, वास्को डिगामा 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट, जो कि केरल में है, उस बंदरगाह पे पहुंचा था। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ये तो एक ये आपका पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, इसने भारत यूरोप के बीच उत्माशा अंतरिक्ष कैप ऑफ गुड होप होते हुए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। अब सवाल उठता है कि ये केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको देखने को मिलेगा दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी पार्ट है, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है या ये आपका केप ऑफ गुड होप। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि केप ऑफ गुड होप के पास ही अटलांटिक और भारतीय महासागर का संगम होता है। ठीक है, चलिए इसको दिखाते हैं आपको मैप पर। ये आप देखेंगे यहाँ से, ये देखेंगे यहाँ पे है, ये पार्ट है केप ऑफ गुड होप, ये वाला दिख रहा है, ये बिंदु जो दिख रहा है ना यहाँ पे। तो इधर से ही होकर के यही से होकर के ये वास्को डिगामा यहाँ पे देखेंगे कि इधर है आपका, इस एरिया में देखेंगे आगे जा करके क्या है, आपको भारतीय देखने को मिलेगा, भारतीय महाद्वीप देखने को मिलेगा या फिर भारत कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी रास्ते से होकर के वास्को डिगामा भारत पहुँचा था केप ऑफ गुड होते हुए। ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका में स्थित है और ये साउथ अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु भी आप कह सकते हैं। ठीक है, और यहीं पे देखेंगे कि इधर से अटलांटिक महासागर है और इधर से देखेंगे आपका इंडियन ओशियन है, यानी कि भारतीय महासागर और अटलांटिक महासागर का ये कह सकते हैं दोनों कहीं पे संगम होता है केप ऑफ गुड होप के पास। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। समझ में आया होगा ये सवाल क्या था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है, चलिए अगला सवाल है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। बताना है कि लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया जा रहा था, उसमें भारत का मुगल बादशाह कौन था। ठीक है, तो देखिए अकबर का हम यहाँ पे बात कर लें, अकबर का ठीक है शासनकाल जो रहा है वो है 1556 से लेकर के 1605 तक। ठीक है, जबकि जहांगीर का था 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक। ठीक है, जबकि शाहजहां का है 1627 से लेकर के 1658 तक। ठीक है, और जबकि औरंगजेब का शासनकाल है 1658 से लेकर के 1707 तक। ठीक है, जबकि हम लोग को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, 1600 ईस्वी में हुआ था। अब बताइए जरा कि कौन होगा उस समय मुगल शासक। तो जाहिर सी बात है ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, अकबर था। ठीक है, चलिए बाकी थोड़ा सा व्याख्या और देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय 31 दिसंबर 1600 को लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसे शाही चार्टर द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसका आरंभिक उद्देश्य भारतीय भूभाग पर अधिकार करना नहीं बल्कि व्यापार करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का शासक कौन था, मुगल बादशाह अकबर था, जो कि इनका देखेंगे शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक था। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए अकबर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, अल्मीडा, नीनो डी कुल्हा। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। इनका पूरा नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है,
बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से लेकर 1515 ईस्वी भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं इसका शासनकाल 1509 से लेकर के 1515 तक था। इसने बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया। इस विजय के पश्चात भारत में पुर्तगाली नौसेना का प्रभुत्व एवं पुर्तगाली राज्य स्थापित हुआ। फ्रांसिस्को की डी अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। ये जरूर याद रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था ना, ये भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। तो यहाँ से सवाल बन सकता है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में याद रखना है कि यह भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल इधर दे रखा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर यात्री का नाम दे रखा है, इधर देश का नाम दे रखा है, अर्थात कौन सा यात्री का किस देश से संबंध है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे वास्को डिगामा के बारे में। ठीक है, तो ये एक पुर्तगाली था, है ना, जैसा कि देखे थे हम लोग, भारत की खोज किया था इन्होंने। ठीक है, कोलंबस के बारे में बात करें, ये कौन था, तो कोलंबस स्पेन का निवासी था। ठीक है, कोलंबस स्पेन का निवासी था। ठीक है, कोलंबस स्पेन का निवासी था और इन्होंने ही अमेरिका में, कह सकते हैं अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, ये कह सकते हैं। एक है यहाँ पे कैप्टन जेम्स कुक। ठीक है, ये ब्रिटेन के थे। ठीक है, कहाँ के थे, ये ब्रिटेन के थे और इन्होंने ही ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था, कैप्टन जेम्स कुक ने, जो कि ये ब्रिटेन के हैं। ठीक है, वहीं बात करें तस्मान के बारे में, थी हॉलैंड के थे और इन्होंने न्यूजीलैंड की खोज की थी। ठीक है, तो यहाँ चला जाएगा ये 3 के साथ। क्लियर हो यहाँ तक। वास्को डी गामा पुर्तगाली थे, ठीक है, जिन्होंने भारत की खोज की। कोलंबस स्पेन के थे, जिन्होंने अमेरिका की खोज की। और कैप्टन जेम्स कुक ये ब्रिटेन के थे। ठीक है, याद रखना है कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। ठीक है, और इन्होंने किसका खोज किया था, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, कैप्टन जेम्स कुक। और तस्मान जो है ये हॉलैंड के हैं, जो कि न्यूजीलैंड की खोज की थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ से। तो ए का 2 है, बी का 1 है, ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1। ठीक है, फिर सी का 4 और डी का 3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूतमंडल का प्रमुख कौन था। बताना है, मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूतमंडल का प्रमुख कौन था, जिसने मुगल सम्राट फरुखसियर से शाही फरमान प्राप्त किया था। थॉमस पिट, विलियम्स हैमिल्टन, एडवर्ड स्टीफन या फिर जॉन सरमन। तो ध्यान रखना है, जॉन सरमन इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ठीक है, मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूतमंडल का प्रमुख कौन था, जिसने मुगल सम्राट फरुखसियर से शाही फरमान प्राप्त किया था, तो वो व्यक्ति था जॉन सरमन। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जॉन सरमन के नेतृत्व में 1715 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली में मुगल शासक फरुखसियर के दरबार में एक दूतमंडल भेजा गया। इस दूतमंडल में एडवर्ड स्टीफन, विलियम्स हैमिल्टन नामक चिकित्सक और ख्वाजा सेहुद नामक एक आर्मीनियाई द्विभाषीय शामिल था। ठीक है, चिकित्सक हैमिल्टन ने फरुखसियर को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई, जिसने प्रसन्न होकर के 1717 ईस्वी में बादशाह फरुखसियर ने एक शाही फरमान जारी किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल आएगा यहाँ पे। सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शुरुआती नारा था वो क्या रहा था, केवल भूभाग, व्यापार और भूभाग, भूभाग नहीं व्यापार, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आया था तो उनका सबसे जो आरंभिक नारा था वो ये था कि भूभाग नहीं व्यापार, यानी उसको व्यापार पर ज़्यादा फोकस था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो सबसे पहले उनका फोकस क्या था, व्यापार करने पर। बाद में फिर उनकी चीज़ें बदलने लगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पहला इनका व्यापार था, भूभाग नहीं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा। भूभाग नहीं व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था, स्लोगन था। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1613 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में सूरत में स्थापित किया था।
अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर, जिसे बालेश्वर कहते हैं आज, नामक स्थान पर स्थापित किया था। ठीक है। दक्षिण भारत में पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर अस्थायी तौर पर स्थापित किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत में पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर अस्थायी तौर पर स्थापित किया गया था। ठीक है, दक्षिण में पूछा जाए, दक्षिण भारत में। ठीक है, तो कारखाना ये 1611 में लगाया गया था अस्थायी तौर पर। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, विलियम्स हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पतनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? बताना है, विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पतनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? अकबर, शाहजहां, माफ़ कीजिएगा, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है जहांगीर। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि जहांगीर के ही शासनकाल में विलियम्स हॉकिंस भारत आए थे। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है, 1608 ईस्वी में विलियम्स हॉकिंस ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आए थे। वे मुगल बादशाह शाहजहांगीर के शासनकाल में मुगलों के पतनों यानी फोर्ट्स में व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे। हॉकिंस से प्रसन्न होकर जहांगीर ने 400 का मनसब तथा जागीर प्रदान किया। ऐसा पद प्राप्त करने वाला ये विलियम्स हॉकिंस प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति था ये। ठीक है, जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी। जरूर याद रखिएगा, यहाँ से सवाल बनता है, पूछा भी गया है। ठीक है, जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी। यह सवाल आ सकता है कि इंग्लिश खां की उपाधि किसने दी या और किसको दी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? बताना है आपको कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी क्रांति का संस्थापक माना जाता है? रिचलू, मैजरीन, कोलबर्ट, फ्रैंको मार्टिन। तो याद रखिएगा, कोलबर्ट इसका सही आंसर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोलबर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसे कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेस, ठीक है, कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रैंको कैरो के प्रयास से सूरत में 1668 ईस्वी में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? बताना है आपको कि प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था तो उसका तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का युद्ध। देखिए, ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। कर्नाटक की राजगद्दी का विवाद या फिर अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। क्या कारण था कर्नाटक का युद्ध जो हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसका रीजन क्या था? इन चार में से बताना है कि कौन सा ये सही रीजन्स हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण ये इसका कारण था, तत्कालिक कारण था। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का। यहाँ पे देखेंगे इसकी व्याख्या, थोड़ा सा देखिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से 1748 तक चला था, ये को सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध के होने के तत्कालिक कारण कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों का एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्नेट के द्वारा अधिग्रहण कर लेना था। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार नदी पर स्थित सेंट टोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया था। यह युद्ध एक्सला सापेल, ठीक है, एक्सला सापेल की संधि जो कि 1748 में हुआ था, को समाप्त हुआ। ठीक है, तो एक्सला सापेल जब संधि हुआ था तो फिर जाकर के फिर ये युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक्सला सापेल, ठीक है, कि मध्य मतलब ये समझौता हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? डचों ने
बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? बंदेल, पिपली, हुगली, श्री रामपुर। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा पिपली। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? तो यह है पिपली। डचों ने बंगाल में पिपली कारखाना स्थापित किया था। अच्छा, हम बात करें डच कहाँ के थे, तो ये डच थे हॉलैंड का। ठीक है, कहाँ के थे? हॉलैंड निवासी थे, जिन्हें डच कहा जाता था। ठीक है, और ये डच जो है ना, जो मतलब हॉलैंड के थे, और हॉलैंड को आज हम लोग नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। वर्तमान में हॉलैंड को नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना है, डच कहाँ के निवासी थे? ये हॉलैंड के थे, जो कि वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए कुछ व्याख्या देख लेते हैं। सन 1627 में डचों की बंगाल में प्रथम कंपनी पिपली में स्थापित हुई थी। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों से व्यापार करना। ठीक है, सवाल आ भी सकता है कि डचों ने जो प्रथम कंपनी पिपली में स्थापित किया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये उद्देश्य था इनका दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों से क्या करना? व्यापार करना। ठीक है, 1653 में चिनसुरा, जो कि बंगाल में है, में डचों द्वारा अपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की थी, जिसके पश्चात बंगाल में डचों के व्यापार में विस्तार हुआ। यहाँ पर डचों द्वारा निर्मित दुर्ग फोर्ट गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी? 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों के द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी? मसाले, चाय, सूती वस्त्र और नील। तो ध्यान रखना है, 17वीं शताब्दी में देखेंगे तो उस समय में अंग्रेजों के द्वारा यूरोप को जो निर्यात की जाती थी, उसमें मसाले थे, सूती वस्त्र थे, नील थे, लेकिन चाय नहीं थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल नहीं क्या होगा? सही होगा। मसाला, सूती वस्त्र और नील, ये तीनों थे, लेकिन चाय इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, बात हो रही है 17वीं शताब्दी का, ध्यान रखिएगा। बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे, 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप का चाय का निर्यात नहीं किया जाता था। मसाले, सूती वस्त्र एवं नील 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों के द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थीं। नील की खेती अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई। ठीक है, प्रारंभ की गई थी, ये प्रथम व्यापारिक कार्य था इनका। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा कि भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से हुआ था? भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से हुआ था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध या फिर श्रीरंगपट्टनम का युद्ध? तो आई थिंक सबको पता होगा वांडीवास का जो युद्ध हुआ था, है ना, कब? 1760 में। उस युद्ध के बाद देखेंगे यहाँ पे कि फ्रांसीसी चुनौती का अंत हो गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या होगा? सही होगा। ठीक है, बाकी और भी कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। 22 जनवरी 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। इससे फ्रांसीसियों का भारत में प्रभाव समाप्त हो गया था। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व आयरकूट तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। ठीक है, ये जरूर सवाल आएगा, पूछा भी जाता है। ठीक है, एग्जाम में आए हुए सवाल है। ठीक है, वांडीवास का युद्ध जब हुआ था, ठीक है, तो इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? आयरकूट। ठीक है, और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? काउंट डी लाली। ठीक है, 17 फरवरी 1763 को पेरिस की संधि के साथ ही सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया। अब ये पेरिस की संधि कब हुई थी? 1763 में। ठीक है, इसके साथ ही देखेंगे कि सप्तवर्षीय जो युद्ध था वो बिल्कुल ही समाप्त हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप लाली को आत्मसमर्पण भी करना पड़ा था। इस प्रकार भारत में तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ? बताना है, भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ? डियाज, वास्को डिगामा, अल्मीडा या फिर अल्बुकर्क? तो ध्यान रखिएगा, भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? अल्मीडा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे, भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भी था। पुर्तगाली राजा मैनुअल प्रथम ने मार्च 1505 ईस्वी में मोयर्स के खिलाफ युद्ध में उपलब्धि के कारण उसे वायसराय नियुक्त किया था, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, वायसराय नियुक्त किया था। 17 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत आने वाले प्रथम या पहले पुर्तगाली थे। ठीक है, पहले हम लोग देख चुके थे, 17 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत आने वाले ये पहले पुर्तगाली थे, जो कि कैप ऑफ गुड होते हुए आए थे।
ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका में स्थित है, जो कि अटलांटिक महासागर और भारतीय महासागर के संगम पर स्थित है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। बताना है भारत आने वाले यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। तो ये 4 दिए गए ऑप्शन में से 3 होंगे, ठीक है, हाँ 3 होंगे और कोई एक नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसमें से बारबोसा थे, ठीक है, डोमिंग पियास भी थे और फर्नाओ नुनीज भी थे, लेकिन यहाँ पे पीटर मुंडी नहीं था, ठीक है, ध्यान रखना है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पीटर मुंडी। बाकी सवाल हम देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनमें से भारत आने वाले यात्रियों में पीटर मुंडी पुर्तगाल देश का नहीं था, वह एक ब्रिटिश व्यापारी था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पीटर मुंडी पुर्तगाल देश का नहीं था, ये ब्रिटिश व्यापारी था जो मुगल बादशाह शाहजहां के समय में भारत आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में 1630 से लेकर 1632 ईस्वी में पड़े भीषण अकाल का भी उल्लेख किया है। तो ध्यान रखिएगा, 1630 से लेकर 1632 तक में जो अकाल पड़ा था उसका इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में जिक्र किया है, उल्लेख किया है, ठीक है, पीटर मुंडी, जरूर याद रखिएगा इसका नाम। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, फोर्ट का निर्माण किया था। अजीदीव में, कन्नानौर में, कोचीन में या फिर गोवा में। सही आंसर हो जाएगा कोचीन, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। कोचीन में पहला या प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था पुर्तगालियों ने, ठीक है। बाकी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूर्वी विश्व के काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने वर्ष 1503 में कोचीन में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की। भारत में किसी दुर्ग का निर्माण करने वाला पुर्तगाली पहले यूरोपीय थे। उन्होंने कन्नूर और कोचीन में एक कारखाने की भी स्थापना की थी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। चार्ल्स आयर, जॉब चॉर्नक, गैरोल्ड यंगियर या फिर विलियम नॉरिस। तो ध्यान रखना है, सही आंसर है जॉब चॉर्नक, ठीक है, चॉर्नॉक इसका सही आंसर है, बी ऑप्शन यहाँ पे। बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जॉब चॉर्नक नामक अंग्रेज का कलकत्ता शहर का संस्थापक माना जाता है, ठीक है, जरूर याद रखिएगा। कलकत्ता शहर का संस्थापक किसे माना जाता है, जॉब चॉर्नक को। कलकत्ता का इतिहास काफ़ी हद तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश इंडिया से जुड़ा हुआ है। यहाँ यह कंपनी वर्ष 1690 में आई थी और इसे अंग्रेज़ों ने 1772 में अपनी राजधानी भी बना दिया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। बताना है किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली। तो याद रखिएगा, सही आंसर है मद्रास, ठीक है, मद्रास में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम आज के बारे में बात करें नगर निगम के बारे में, तो नगर निगम ध्यान रखना है एक प्रकार का अस्थायी निकाय है जिसे भारत में स्थानीय सरकार का प्रकार कह सकते हैं। ये निकाय 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों को प्रशासनिक कार्य करता है, ठीक है। तो 10 लाख की अधिक आबादी होनी चाहिए जहाँ पे नगर निगम स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा भी जा सकता है। तो आज की कंडीशन है ये, ध्यान रखिएगा। बाकी और भी इसके बारे में क्या दे रखा है, कुछ ज़्यादा तो नहीं दिया है, ठीक है। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था, ठीक है। लेकिन आज के डेट में अगर नगर निगम का स्थापित करनी है तो उसके लिए कम से कम 10 लाख आबादी होनी चाहिए, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि कई स्थानीय सरकारों के प्रशासन संगठन का ये नाम है, ठीक है। और यह अक्सर किसी नगर परिषद या जिले, ग्राम, बस्ती या अन्य स्थानीय शासकीय निकायों के अधीन ये काम कर सकता है, ये कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। बताना है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। लिवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी, ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज और फिर ऑस्टेंड कंपनी। तो ध्यान रखिएगा, लिवेंट कंपनी इसका सही आंसर है,
ठीक है। चलिए बाकी इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, व्याख्या क्या दे रखा है। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। ठीक है। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे। फिर से सुन लीजिए क्या लिखी गई है यहाँ पे। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। ठीक। फिर कह रहा है कि 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। ठीक है, सिंपल सी कहानी लिखी गई है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, डेनिश। तो ध्यान रखना है, डच इसका सही आंसर है। डच कहाँ के थे? डच थे हॉलैंड के, जो आज हम लोग नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, भारत के प्रथम व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज भी थी, इसका नाम था। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच, जो कि हॉलैंड के थे, संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? बताना है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने, फ्रांस वासियों ने, या फिर डेनमार्क वासियों ने, या फिर अंग्रेजों ने? तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, पुर्तगालियों ने। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे, पुर्तगालियों द्वारा बंगाली खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए हुगली को अड्डा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQ इस अध्याय से। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक लिस्ट दे रखा है, उस लिस्ट को आप चाहें तो देख सकते हैं। ये तो आपका है, यहाँ पे भारत में यूरोपीय कंपनियों के व्यापारिक केंद्र कहाँ कहाँ थे। ठीक है, यहाँ पे स्टार मार्क है, सर्कल है, ठीक है, स्क्वायर टाइप का दिया हुआ है, वो यहाँ पे पहचानने के लिए संकेत के रूप में। ठीक है, मेन आपको यहाँ पे देखनी है, ये वाला आपको समझनी है और याद करनी है। जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, किस देश के थे? पुर्तगाल के। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1498 ईस्वी में। कहाँ पे? कालीकट। और गवर्नर में कौन था? FD अल्मोड़ा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे कंपनी कौन सी है? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस कौन सा देश का था ये? ब्रिटेन। स्थापना 1600 में हुआ है। कहाँ पे? सूरत में। तो इस तरीके से आप चाहें तो सबको याद कर सकते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1602 में। किस देश का है ये? हॉलैंड का है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये डेनमार्क की कंपनी थी, और ये 1616 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे? सुतनाती में। ठीक है, फिर है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि फ्रांस का था। 1664 इसमें इसकी स्थापना होती है, सूरत में। ठीक है, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना स्वीडन में, ये कंपनी स्वीडन की थी, और स्थापना इसका होता है 1731 ईस्वी में। ठीक है, और ये भी जरूर याद रखिएगा, यहाँ से ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखिएगा। यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन का क्रम क्या था? सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आए डच, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर अंत में स्वीडिश आए थे। ये क्रम जरूर याद रखिएगा। पुर्तगाली, फिर डच आए। ठीक है, डच बार बार हम कह रहे हैं, ये हॉलैंड के थे। ठीक है, पुर्तगाल तो पुर्तगाल के ही थे। ब्रिटिश, डेनिश, और फिर यहाँ पे फ्रांसीसी, और फिर ये स्वीडिश स्वीडन के थे। ठीक है, तो इस तरह से क्रम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों से संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।